वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह से बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं और किस तरह से वो एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, लेक्चर के बाद कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए कि हमें उसके थोड़े नोट्स वगैरह भी चाहिए। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज़ करेंगे। और ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। आपको इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में एज सच उतारना है। ध्यान से सुने, हमने क्या पिछली क्लास में पढ़ा है उसे मैं इसे यहाँ रिवाइज़ करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, देखिए आप यहाँ, बी सेल्स ओरिजिनेट एंड मैच्योर इन द बोन मैरो जस्ट लाइक ऑल अदर बॉडी सेल्स। बी लिम्फोसाइट का जो ऑरिजिन और मैच्योरेशन है वो बोन मैरो में होता है। थाइमस में और बी लिम्फोसाइट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन बी सेल्स रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड इन द सेंस कि अगर बोन मैरो में कोई भी लिम्फोसाइट इस तरह के जनरेट हो रहे हैं जो सेल्फ सेल्स या सेल्फ मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो बच्चों ऐसे केस में इस तरह के बी लिम्फोसाइट्स को वहीं बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और सिर्फ वही बी लिम्फोसाइट्स जो फॉरेन एंटीजन के साथ, फॉरेन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी रखते हैं, दे विल बी अलाउड टू एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, आफ्टर मैच्योरेशन द नैव बी सेल्स जो नए बने हैं एंटर इनटू द सर्कुलेशन एंड फाइनली रिसाइड इनटू द लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ नोड में जाके वहाँ रिसाइड हो जाते हैं। ये वहाँ जाके दे रिमेन सिटेड इन द डिफरेंट लिम्फ नोड्स एंड द लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ओके, व्हेन एन एंटीजन बाहर से, पर्टिकुलरली यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन होना चाहिए, क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन के लिए ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, इंट्रा सेलुलर एंटीजन्स के लिए वो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो आई रिपीट, व्हेन एन एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी इट इंटरैक्ट विथ ए स्पेसिफिक बी सेल। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिम्फ नोड में वो जो एंटीजन होगा वो किसी न किसी बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आएगा जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो उसके साथ बाइंड हो सकता है। द बी सेल देन गेट्स एक्टिवेटेड, डिवाइड मल्टीपल टाइम्स एंड डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। और यहाँ पर आपको याद होगा मेमोरी सेल्स भी बनती है, लेकिन मेमोरी सेल्स का रोल अभी नहीं रहेगा। अगर फ्यूचर में कभी इसी एंटीजन से री इन्फेक्शन होगा उस समय उन मेमोरी सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल दे विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। द एंटायर प्रोसेस में टेक 9 to 13 days। तो ये वेरी करता है, मैंने एक रफ एस्टिमेट दिया है, कभी 8-10 दिन में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, इट वेरीज। ओके, देन the plasma cells initially secrete IgM antibodies। तो they will start secreting IgM antibodies initially, और बाद में आपको जैसा कि मैंने बताया उनमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्लास स्विचिंग कहते हैं, एंड आफ्टर दैट क्लास स्विचिंग they will produce IgG and IgA also। So I have written here that, I repeat, the plasma cells initially secrete IgM antibodies and later after class switching produce IgG and IgA antibodies. Rarely IgE antibodies are also produced. Okay, then we have another point. These antibodies through blood, tissue fluid and lymph get distributed all over the body। एक बार जो एंटीबॉडीज़ बनने शुरू होंगे वो वहाँ से फिर रिलीज़ होने लगते हैं और वो ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। केमिकली द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन। तो हम उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देता है, उसमें वो प्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, मीन्स उन पे कहीं कहीं छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज, कुछ ग्लूकोज, शुगर के मॉलिक्यूल भी उसके साथ बाउंडेड रहते हैं। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। यू जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट दैट केमिकली द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन। ईच एंटीबॉडी इज़ मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक्ड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से आपस में जुड़े रहते हैं। देयर आर 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में पहले बताया हुआ है ये सब। ईच हैवी एंड लाइट चेन इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। यू मस्ट बी नोइंग कि जो टिप वाला पोर्शन होता है उसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, और जो बेस वाला जो पार्ट है उस हैवी और लाइट चेन का उसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। हैवी चेन और लाइट चेन के जो वेरिएबल रीजन होंगे उन्हीं से एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बनती है। यू मस्ट रिमेंबर दैट। एक बार मैं डायग्राम बना के आपको इसे रिकॉल करा देता हूँ, जो डायग्राम हमने पिछली क्लास में देखा है। यू जस्ट सी हियर कि ये देखिए हमारे पास यहाँ
You can see here, this is the variable region, this is the variable region and this remaining part is constant region. और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो कौन से वाले पार्ट से बनी होती है, तो आपको जवाब देना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन. तो लाइट चेन और हैवी चेन के वेरिएबल रीजन से ही हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट बनती है. और जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट रहेगी. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, तो हमारा आंसर रहेगा 2. आगे बढ़ते हैं बच्चों. द वेरिएबल रीजन ऑफ ए लाइट चेन and a heavy chain form an antigen binding site. Each antibody have 2 such antigen binding sites. आगे बढ़ते हैं. Different classes of antibodies like IgM, IgG, IgA and IgE differ from each other in their constant region. तो जो हमारा बी लिम्फोसाइट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, तो उन डिफरेंट एंटीबॉडीज़ में किस चीज़ का डिफरेंस होता है बच्चों, उनके कांस्टेंट रीजन में ही डिफरेंस होता है, उनकी कांस्टेंट रीजन की अमाइनो एसिड सीक्वेंस में डिफरेंस होता है. एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट रीजन? यू मस्ट रिमेंबर कि कांस्टेंट रीजन के बेसिस पर ही ये डिसाइड होगा कि वो एंटीजन कैसे क्लियर होगा, कैसे रिमूव होगा. इन द सेंस, आई रिपीट, कि अगर कोई IgM एंटीबॉडी बैक्टीरिया से जाके बाइंड हुआ है तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो एक्टिवेट होगा. उससे कैसे पता चलेगा? क्योंकि IgM एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन डिफरेंट है. और अगर किसी बैक्टीरिया से IgG एंटीबॉडी जाके बाइंड होता है तो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स अट्रैक्ट होगी. फेगोसाइटिक सेल्स किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगी? फेगोसाइटिक सेल्स उस एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि IgG और IgM का जो कांस्टेंट रीजन है वो डिफरेंट होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो यही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, यही मैंने यहाँ लिखा है. डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज रिमूव द एंटीजन फ्रॉम बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स लाइक न्यूट्रलाइजेशन. ओके, वो डिफरेंट मेथड्स क्या हैं जिससे हम एंटीजन को रिमूव करते हैं? एक प्रोसेस सिंपली न्यूट्रलाइजेशन है, जिसमें द एंटीबॉडी सिंपली बाइंड विद द एंटीजन एंड प्रिवेंट द एंटीजन फ्रॉम बाइंडिंग विद इट्स टारगेट. तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. एंटीबॉडी जो है वो हमारा एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा, एक तरह से वो उसे बॉडी की किसी दूसरी जगह पर जाकर बाइंड होने से रोक देगा. इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. एंड देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ जाके बाइंड होता है तो या तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होगा या फिर हमारी फेगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट होकर उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करेगी. इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं. सो द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी विथ एंटीजन अट्रैक्ट्स फेगोसाइटिक सेल्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. फाइन, we have mainly different type of antibodies, out of which you must remember IgM जो है वो complement system को activate करेगी. IgG जो है वो basically phagocytic cells को activate करती है. sometime they may also activate complement system. IgA एंटीबॉडी यूजुअली सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है जो बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, लाइक मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, उसमें होती है. और ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करती है. ये एंटीजन के साथ सिंपली बाइंड होके उसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकेगी. दिस इज द फंक्शन ऑफ IgA एंटीबॉडी. सो आई हैव रिटन दैट IgA इज सिक्रेटरी एंटीबॉडी एंड प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशंस. इट यूजुअली न्यूट्रलाइजेज द एंटीजन एंड प्रिवेंट द एंटीजन फ्रॉम बाइंडिंग विद सरफेस सेल्स. और इस तरह से वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अच्छे से याद रखने हैं. लिख तो आप लेंगे, लेकिन बच्चों आपको ये हमेशा चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी, बिकॉज थ्रू आउट द बायोलॉजी हमें ये इम्यूनोलॉजी जो है हमारे लिए बड़ा ही बेसिक है. बेसिकली इम्यूनोलॉजी आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसका जो इंट्रोडक्शन है आपको यहाँ पर ब्रीफली दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है कि जब हम आगे कई सारी डिजीज़ेज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कई बार मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ पढ़ूंगा, ये सारा आपको अभी इसी बार में पढ़ना है. अब हम जब ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, एंड इफ़ यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो फिर हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ वगैरह भी समझ नहीं पाएंगे. इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी पहले इंट्रोडक्टरी इस टिश्यू वाले चैप्टर में इसीलिए समझा रहा हूँ. ओके, कमिंग टू द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला है, we have preformed receptors on the B cell surface but these are not considered as antibodies. तो रिमेंबर कि हमारे पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बी सेल्स यहाँ पर बनकर आए हैं ये आपके मैच्योर बी सेल्स हैं, या ये जो हमारी बोन मेरो में इमेच्योर बी सेल्स हैं, इनके पास रिसेप्टर्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इन रिसेप्टर्स का सिक्रीशन नहीं करते हैं.
इसका मतलब हमारे पास एंटीबॉडी पहले से नहीं होते हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बी सेल की सरफेस पर है, जिन्हें हम बेसिकली बी सेल रिसेप्टर्स कह रहे हैं, एंटीजन रिसेप्टर्स कह रहे हैं। तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बच्चों कि वी हैव preformed receptors on the B cell surface, but these are not considered as antibodies. Antibodies कब बनेंगे? That is our second line. Antibodies will be produced only after activation of B cells following an infection. तो जब इन्फेक्शन यानी कि कोई बैक्टीरिया वायरस एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होगा, बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और इसमें भी ये फैक्ट है बच्चों कि एंटीबॉडीज़ बनाने में हमें अगले 9, 10, 11, 12, 13 दिन कुछ ये टाइम लगेगा। ये थोड़ा वेरी करता है, डिपेंड करता है एंटीजन टू एंटीजन। सो द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ रिक्वायर टाइम 9 to 8 days। अब ध्यान से सुने, ड्यूरिंग दिस टाइम द एंटीजन विल रिमेन इन द बॉडी। जो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आया है वो आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट है। द पर्सन मे फॉल सिक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन। और इस ड्यूरेशन में वो थोड़ा बीमार भी पड़ेगा, थोड़ा उसको जो है सिम्टम्स भी दिखाई देने लगेंगे। ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का हमारा एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ है। और अगर कोई बहुत ही एग्रेसिव टाइप का एंटीजन वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आया है कि वो 9 से 10 दिन में ही आपके बॉडी के किसी वाइटल ऑर्गन को उसने सीवियरली डैमेज कर दिया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि ऐसे में उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। So that is what I have written. Sometime the person may die if the antigen is very aggressive and cause damage to vital organs. Fine, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंटीबॉडीज बाइंड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन ओनली। ये एक हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट को, पहले भी मैंने आपको समझाया कि जो बैक्टीरिया आपके ब्लड में घूम रहा है, जो आपके टिश्यू फ्लूइड में घूम रहा है, जो आपके लिम्फ में घूम रहा है, वो आपके एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा वायरस है जो पहले तो बाहर घूम रहा है, बाद में वो किसी सेल के अंदर चला गया है, तो एंटीबॉडीज़ विल नॉट किल दोज वायरसेस। उसके लिए हमारे पास ऐसे इंट्रासेलुलर पैथोजन जो सेल के अंदर घुस जाते हैं, उनके लिए हमारे पास बी सेल्स का कोई रोल नहीं रहेगा। उनके लिए हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स आएंगे। और अभी मैंने यू वुड बी वंडरिंग कि अभी तक मैंने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में तो कोई बात नहीं करी। तो बच्चों हमारा एक पूरा लेक्चर है जो हम टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर बात करेंगे, उसको हम आज या अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अभी एक बार इस पार्ट को हम कंसिडर करते हैं। एंटीबॉडी, सो आई रिपीट द लाइन, एंटीबॉडीज बाइंड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन ओनली एंड डू नॉट इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर पैथोजन। उनके साथ वो फाइट नहीं कर सकते क्योंकि एंटीबॉडीज सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट वन एंटीजन विल नॉट बाइंड विथ एनी अदर एंटीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई एंटीजन बॉडी में आया है, वो बी लिम्फोसाइट के साथ, किसी पर्टिकुलर बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड हुआ है और उस पर्टिकुलर बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया है, तो ये एंटीबॉडीज़ पूरी बॉडी में घूम के उसी पर्टिकुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी, वो किसी दूसरे एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर टाइफॉइड का बैक्टीरिया आया है एंड यू हैव डेवलप्ड द एंटीबॉडीज अगेंस्ट टाइफॉइड बैक्टीरिया, और ठीक उसी समय अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेरा का जो बैक्टीरिया है अगर वो एंटर कर चुका है, तो आपके जो टाइफॉइड के एंटीबॉडीज़ हैं वो कोलेरा बैक्टीरिया के साथ बाइंड नहीं होंगे। दीज एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक। जिस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बने हैं उसी के अगेंस्ट वो उसी के साथ बाइंड होंगे एंड यू विल डेवलप एंटीबॉडी, यू विल डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज एंड नॉट विद अदर डिजीज, है ना। ये आप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेना। रेयरली कोइंसिडेंटली कभी कभार ऐसा होता है कि एक डिजीज़ में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं, एक बैक्टीरिया के जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं वो किसी दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो ये मैं आपको इसके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कहाँ आए हैं ये मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, बट समटाइम इट इज़ पॉसिबल। like if I have written here, if coincidentally a second antigen have similar type of surface protein, then the antibodies produced against first antigen will also bind with second antigen. तो इसको हम फिर क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं इस प्रोसेस को, कि एक के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाए हैं वो किसी दूसरे के खिलाफ जाके बाइंड हो रहे हैं। बट रिमेंबर वन थिंग दैट दिस इज रेयर फिनोमिना। रेयरली कभी कभार ऐसा होता है कि एक एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बने हैं वो दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, बट ये तभी काम करेंगे, तभी इस तरह का पॉसिबिलिटी होगी जब उस दूसरे एंटीजन पर फर्स्ट एंटीजन जैसी सिमिलर प्रोटीन्स प्रेजेंट हो।
ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडीज लास्ट इन द ब्लड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, यानी कि जो एंटी बैक्टीरिया वायरस जो भी कोई आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और उसने उसके अगेंस्ट आपने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में अगले 6 महीने तक रहेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन टू आफ्टर 6 मंथ्स, कि अगर 6 महीने के बाद आपको फिर सेम बैक्टीरिया, सेम वायरस या सेम एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होगा? तो उसके लिए बड़ा इजी है बच्चों, अब की बार आप बीमार नहीं पड़ोगे सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट इन्फेक्शन के टाइम पर जो आपके मेमोरी सेल्स बने हैं खूब सारे, वो मेमोरी सेल्स इस बार इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होते ही विद इन नो टाइम दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, यानी कि वो पहले 9 से 13 दिन का जो टाइम लग रहा था हमें एंटीबॉडीज़ बनाने में, अब हार्डली 10-12 घंटे का टाइम लगेगा और 10-12 घंटे में आप बीमार भी नहीं पड़ोगे और मीनवाइल आपकी बॉडी में इतने सारे एंटीबॉडीज़ हो जाएंगे कि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपके उस बैक्टीरिया को, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी अब सेकंड टाइम आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। और जब सेकंड इन्फेक्शन होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब सेकंड इन्फेक्शन होगा तो इस बार और ज़्यादा मेमोरी सेल्स बनेगी और इस बार एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होगा ना बच्चों, वो भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए आपको 2 साल या 3 साल बाद फिर से कभी थर्ड इन्फेक्शन होता है, तो थर्ड इन्फेक्शन में तो मतलब पहले जो 10-12 घंटे का समय लगा था, थर्ड इन्फेक्शन में तो उतना भी टाइम नहीं लगेगा और हर बार आपका जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप आगे कभी भी एटलीस्ट उस बैक्टीरिया से तो बीमार नहीं पड़ोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से हियर, ध्यान से सुने। अब इफ़ ए पर्सन इज री इन्फेक्टेड विद सेम एंटीजन फॉर द सेकंड टाइम, the large number of memory cells which were produced during first infection will get activated immediately and produce large number of antibodies in no time। तो immediately वो इतने सारे एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और इस बार जो पर्सन होगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। ये भी ध्यान रखें कि इस बार जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा सेकंड टाइम वो पहले वाले से ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर, द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन वुड बी मच हायर देन द फर्स्ट रेस्पॉन्स, द पर्सन वुड नॉट फॉल सिक दिस टाइम। Okay, so this is how the person will develop a lifelong immunity against दिस पर्टिकुलर एंटीजन। तो बच्चों ये कुछ जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और इससे आपको आपकी जो इम्यून सिस्टम है और हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स है उनके बारे में कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जानी चाहिए कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे बी लिम्फोसाइट्स और हमारे एंटीबॉडीज़ काम कर रहे हैं। रिमेंबर अभी टी लिम्फोसाइट्स का रोल बताना बाकी है। टी लिम्फोसाइट्स के रोल पर मैं आ रहा हूँ बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा, तो उसे आप समझ लीजिए। एक तो मैं यहाँ वर्ड आपको सिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स ये क्या चीज़ होती है? तो बड़ा सिंपल सा है, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको समझाया है वही ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है। कि सपोज़ देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, अभी हो जाएगा ये हमारा, कि आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर ये कोई एक दिन मान लेते हैं हम, और इस दिन किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की एंट्री हुई है, आपकी एंट्री ऑफ एंटीजन ए नाम दे देते हैं हम, कि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन ए एंटर हुआ है। अब इधर हम ले रहे हैं बच्चों टाइम, इस तरफ हम टाइम चल के बारे में बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये हमारा कोई पर्टिकुलर दिन है जिस दिन हमने बॉडी में किसी बैक्टीरिया को एंटर कराया है, डेलिबरेटली कराया है या फिर इन्फेक्शन हो गया, आप बस में जा रहे हो, आप पास वाले ने किसी ने कोई छींका और आप उसके जो बैक्टीरिया हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर गए, समहाउ लाइक दैट। अब ध्यान से सुनिए कि जिस दिन आपकी बॉडी में इस दिन आपकी बॉडी में ये एंटीजन एंटर हुआ है, तो इससे पहले तो आपके पास एंटीबॉडीज़ तो नहीं होंगे ना, इससे पहले तो आपकी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट है। उन्हीं बी लिम्फोसाइट में से किसी एक बी लिम्फोसाइट के साथ ये एंटीजन जाके बाइंड होगा, उसका एक्टिवेशन होगा, धीरे धीरे वो डिवाइड होगा, प्लाज्मा सेल्स बनेगी और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। तो दिस इज़ हाउ आई कैन से कि आफ्टर सम टाइम, ये देखिए आप लगभग, अब देखिए आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से ये 9 से 13 दिन जो मैंने आपको बताया कि 9 से 13 दिन बाद आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर कि ये 9 to 13 डेज में इतना लेवल हमारा एंटीबॉडी का पहुंच चुका है। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ
एंटीबॉडी, और इन्फेक्शन से पहले आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई एंटीजन, किसी तरह का कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं था। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो ये जो यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ है इसको हम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहेंगे, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कहेंगे। फाइन, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आपके ब्लड में कुछ समय तक रहेंगे, धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली कम होगी, बट समथिंग अप टू 6 मंथ्स ये आपकी बॉडी के अंदर पड़े रहेंगे और बाद में धीरे धीरे इन एंटीबॉडीज़ का लेवल जो होगा वो कम होगा। अब मैं यहाँ इस ग्राफ को बीच में ब्रेक कर रहा हूँ और इस टाइम को भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एंड मान लीजिए कि इनका जो लेवल है वो वापस एंटीबॉडी का कम आ गया। अब यहाँ आगे ऐड करते हैं हम कि एक किसी दिन आपने फिर से इसी एंटीजन को, इसी बैक्टीरिया को वापस बॉडी में एंटर कराया, समथिंग 6 मंथ या 6 मंथ्स मान लेते हैं, 6 मंथ बाद एंटर कराया। 6 मंथ्स में क्या हो चुका है, हमारा जो एंटीबॉडी लेवल है वो ऑलरेडी वापस काफ़ी कम हो चुका है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेकंड एंट्री ऑफ एंटीजन ए, यानी कि आपको री इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पर। और अगर ये री इन्फेक्शन होता है तो अब क्या होगा बच्चों कि इस बार जो रेस्पॉन्स आएगा वो 2-3 दिन में ही आएगा और देयर वुड बी हाइटन्ड इम्यून रेस्पॉन्स, यानी इस बार जो एंटीबॉडी का लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा लेवल होगा। यू कैन सी दैट इसके कंपैरिजन में इस बार ये जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और टाइम भी कम लगा है, कि पहले आपको इतना लंबा ड्यूरेशन लगा था और इस बार ये जो ड्यूरेशन है ये भी काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। इतने से ड्यूरेशन में आपके एंटीबॉडीज़ बन गए, न सिर्फ बन गए बल्कि उन एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? तो यही मुझे आपको समझाना था कि एक प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है और एक सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है। फाइन, इसको मैंने थोड़ी देर पहले अच्छे से समझा भी दिया है आपको। ओके, वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर कि जो फर्स्ट एंट्री होती है एंटीजन की, कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में जब पहली बार आता है तो इसे हम प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कहते हैं, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कहेंगे। और सेकंड टाइम जब भी कभी ये आया है वापस आपकी बॉडी में तो फिर इसे हम सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन कहते हैं, सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन। जो सेकंड टाइम हमें इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म है वो सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन है। इज दैट क्लियर? प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बाद प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आएगा, सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन के बाद सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आएगा। ओके, चलिए ये 2 बातें हमने पढ़ ली। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्नेक बाइट के बारे में हम यहाँ बात करना चाहेंगे बच्चों। ओके, कि मान लीजिए किसी पर्सन को किसी पॉइजनस वेनमस स्नैक ने बाइट किया, लाइक कोबरा, क्रेत, वाइपर, इनमें से किसी सांप ने उसको काट लिया। तो सांप जब काटता है तो उसका जो वेनम है, उसका जो जहर है जो वेनम जो होता है वो इटसेल्फ इज़ ए प्रोटीन बेसिकली, और जैसे ही सांप काटेगा वो वेनम आपके ब्लड में आ जाएगा, और वेनम ब्लड में आने के बाद वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। वो आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इन केस ऑफ कोबरा ऐसा गई वाइपर होगा तो वो आपके ब्लड और हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। अलग अलग तरह के जो वेनम होते हैं, सांप होते हैं, उनके जो वेनम होते हैं वो अलग अलग जगह पर उनका टारगेट होता है और उसको वो अफेक्ट करते हैं, और उससे आप जानते हो कि विदिन 1 आवर 2 आवर समथिंग डेथ हो सकती है इमीडिएटली। डेथ कैसे होगी वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कोई भी बॉडी में बाहर से मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टारगेट से जाके बाइंड होगा। अब प्रॉब्लम स्नेक बाइट में ये है कि क्या हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ कुछ कर सकता है? बच्चों, हमारा इम्यून सिस्टम फॉर टाइम बीइंग कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर स्नेक बाइट ये उसका वेनम है, मान लीजिए, समझिए आप, ये उसका वेनम है और ये बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसी वेनम को हम एंटीजन कंसिडर कर रहे हैं। ये बाहर से बॉडी में आया है तो ये एंटीजन की तरह कंसिडर किया जाएगा। अब ये नो डाउट आपके किसी न किसी बी लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड होगा, उसके रिसेप्टर के साथ, और आपके बी लिम्फोसाइट इस वेनम के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन तो करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितना भी टाइम लग सकता है, समथिंग एटलीस्ट इतना तो लगेगा।
और इतने टाइम में वो आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये जो वेनम है ये इमीडिएटली उससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे में बच्चों हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? यू नो हाउ एंटीडोट इज़ प्रिपेयर्ड। सांप के जहर के अगेंस्ट में एंटीडोट कैसे बनाई जाती है? सो दैट इज़ वेरी सिंपल कि हमारे यहाँ बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, जहाँ इस तरह के एंटीडोट्स बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो एंटीडोट्स बनाए जाते हैं ये बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, हॉर्स घोड़ा जो है उसको हम काम में लेते हैं। घोड़ा हमारे लिए ठीक रहता है क्योंकि उसका बॉडी साइज़ काफ़ी बड़ा है और उसकी बॉडी में खूब सारे वो भी होते हैं, ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो भी ज़्यादा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मेरा ध्यान इसमें चला गया कि ये देखिए इस तरह से हम एक हॉर्स बना लेते हैं। और ठीक है, चलो जैसा भी बना होगा, एनीवे लीव इट, है ना, ठीक है। तो क्या किया जाएगा बच्चों कि जैसे ये हमारे पास उन्होंने खूब सारे घोड़े पाल रखे हैं, बॉडी साइज़ बड़ी होती है, ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, तो ठीक रहता है उनके लिए। तो व्हाट दे डू कि वो डिफरेंट स्नैक्स जो होते हैं इंडिया में पाए जाने वाले जो भी स्नैक है, जैसे कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, क्रेत हो गया, इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं, इनका जो जहर होता है, इनका जो वेनम होता है, उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा जहर उसका, बहुत ही मिलीग्राम जो है, स्मॉल क्वांटिटी उसको हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट किया। ये देखिए उन्होंने हॉर्स की बॉडी में, अब इससे ये हॉर्स मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि जो क्वांटिटी डाली है ना वो बहुत ही कम डाली, थोड़ा सा जहर डाला है और उससे वो हमारा हॉर्स मरेगा नहीं। हो सकता है उसको लोकली कुछ टिश्यू डैमेज हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन लीथल कंडीशन नहीं आती, मरेगा नहीं वो। पर एक चीज़ हो जाएगी, अगले 10, 12, 13, 14 दिनों में वो जो हॉर्स है वो उस स्नेक के वेनम के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना लेगा। आया समझ में आप लोगों को? तो उसने एंटीबॉडीज़ बना ली है, वो एंटीबॉडीज़ उसके पूरे ब्लड में घूमते रहेंगे। अब क्या करेंगे वो कि 2 महीने बाद या समथिंग 3 महीने, जो भी डिपेंड, हमें अभी स्पेसिफिकली टाइम पे नहीं जाना है, बट आफ्टर सम 2 मंथ्स और समथिंग वो क्या करेंगे, सेकंड डोज जिसको हम बूस्टर डोज कहेंगे, वो क्या करेंगे, उसी सांप के जहर को, वही वाला जहर फिर से उसको हॉर्स की बॉडी में डालेंगे। लेकिन इस बार वो जो जहर होगा ना उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी होते हुए भी हमारा जो हॉर्स होगा ना बच्चों उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि 2 महीने पहले जो पहला हमने इंट्रोडक्शन किया था एंटीजन का, पहली एंट्री थी, उससे खूब सारे एंटीबॉडीज़ बने हुए। तो जैसे ही ये सांप का जहर अंदर जाएगा, पहले से बने हुए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और इस हॉर्स को किसी तरह का कोई नुकसान, डैमेज नहीं होगा। बल्कि दूसरा ये होगा, इसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इस बार ये और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगा। देयर वुड बी हाइटन्ड रेस्पॉन्स, इंटेंस रेस्पॉन्स आएगा, खूब सारे एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे। और फिर क्या करेंगे हम बच्चों कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 महीने बाद एक तीसरी डोज और देंगे, और अगर नहीं भी देना चाहें तो अब हम ये कर सकते हैं बच्चों कि इसका जो ब्लड है, ध्यान से सुनना आप, इसका जो ब्लड है वहाँ से एक किसी आर्टरी में को पंक्चर करके हम इसके ब्लड को बाहर निकालेंगे, और इसके ब्लड को बाहर निकाल के यहाँ पर एक फ़िल्टर मशीन होती है। ओके, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। एक फ़िल्टर मशीन है, उस फिल्टर में से ब्लड, उस फिल्टर में से एंटीबॉडीज़ बाहर निकाल देंगे, जो एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में बन रहे हैं वो निकालेंगे, और उसका जो ब्लड होगा और उसका जो प्लाज्मा और बाकी बचा हुआ पोर्शन वो वापस उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। आया समझ में? तो हमने उसके ब्लड में से उसको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हमने उसका यूनिक ब्लड निकाल दिया और उसको डैमेज कर रहे हैं। बस हमने उसके ब्लड को बॉडी से एक तरफ से बाहर निकाला, एक फ़िल्टर मशीन है जो एंटीबॉडीज़ को प्यूरीफाई करके कलेक्ट कर लेती है, और ब्लड जो है वो वापस हॉर्स की बॉडी में डाल दिया जाता है। और इस तरह से हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ है। ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट में है? ये एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द स्नैक वेनम, सांप का जो जहर हमने डाला है उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज़ है। तो मान लीजिए हमारे पास 3 हॉर्स हैं, एक के अंदर हमने कोबरा का जहर डाला है, एक के अंदर हमने वाइपर का डाला है। वाइपर बेसिकली 2 होते हैं इंडिया में जो वेनमस है, एक रसेल वाइपर है और एक सो स्केल्ड वाइपर है। तो हम एक काम करते हैं ना, चार हॉर्स ले लेते हैं। तो हमने 4 घोड़े ले लिए, एक के अंदर कोबरा का वेनम डाल रहे हैं, एक के अंदर रसेल वाइपर का इंटर करा रहे हैं, एक में हम सो स्केल्ड वाइपर का करा रहे हैं, और एक में हमने करेत का जो वेनम है वो डाल दिया, और हमारे पास चारों से 4 अलग अलग एंटीबॉडीज़ आ गए।
ओके समझ में आया। अब हमारा ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज ओवर देयर, वहाँ वो एंटीबॉडीज़ बनाते रहते हैं दिन रात। वहाँ दीज हॉर्स आर बेसिकली सर्विंग एज फैक्ट्रीज ऑफ एंटीबॉडीज़, वहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ बनाते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन एंटीबॉडीज़ को डाइल्यूट करके छोटे छोटे इंजेक्शन में भर देते हैं। एक इंजेक्शन में चारों के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होगी, घोड़े वाला भी होगा उसमें, कोबरा वाला भी होगा, करेत वाला भी होगा, वाइपर वाला भी होगा। अब मान लो किसी पर्सन को किसी स्नैक ने बाइट किया और वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंच गया विद इन हाफ एन आवर, अरे सांप ने काटा है। अब डॉक्टर भी सोचेगा ना कि यार कौन से सांप ने काटा, कोबरा ने काटा है, करेत ने काटा, और वो बंदा तो बेहोश पड़ा हुआ है, पता भी नहीं है, सिम्टम्स भी कोई ढंग से पता नहीं चल रहा है कि इसको कौन से वाले सांप ने काटा है। तो ऐसे में हम वहाँ इतना सोचने नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, चारों के चारों एंटीबॉडीज़ बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। तो वो जो इंजेक्शन होता है बेसिकली इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक वेनम्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, उनका सभी का मिक्सचर होता है, चाहे कोबरा का हो। अब होगा क्या बच्चों कि जो एंटीबॉडी आपने इंजेक्ट किए हैं, ये एंटीबॉडी उस सांप के जहर के जो मॉलिक्यूल्स उस पर्सन की बॉडी में घूम रहे हैं उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और इस तरह से उसकी जान बच जाएगी। तो ये बेसिकली रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है, ये आपके प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है। लेकिन हमने ये एंटीबॉडीज़ बनाए किसकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नहीं बनाए। ये एंटीबॉडीज़ हमने हॉर्स की बॉडी में बनाए। तो हमारे लिए बेसिकली किसी में भी बनाए हो, हमारे लिए किसी भी एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला पार्ट आपके पास हॉर्स की बॉडी, ये तो हॉर्स का पार्ट है, लेकिन ये हमारा उस स्नेक वेनम के अगेंस्ट में है ये वाला। तो ये एंटीबॉडीज़ डेफिनेटली इफेक्टिव होंगे। जैसे ही एंटीबॉडीज़ बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, ये एंटीबॉडीज़ जहाँ कहीं पर भी स्नेक के वेनम के मॉलिक्यूल्स जो घूम रहे होंगे आपके ब्लड के अंदर, ये उनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड विल प्रिवेंट देम फ्रॉम बाइंडिंग विद देयर टारगेट। वो जहाँ कहीं पे भी बाइंड होने वाला है सांप का जो जहर का मॉलिक्यूल, उसको ये स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, और इस तरह से उस पर्सन की जान बच जाएगी और वो जो वेनम है उसका ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट सामने नहीं आएगा। तो इट इज़ ऑब्वियसली बच्चों कि बहुत जितना जल्दी पर्सन डॉक्टर के पास पहुँच जाएगा, जान बचने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर वो डिले कर जाएगा तो डिले करने के केस में क्या, बाय द टाइम आप इंजेक्शन लगाएंगे, एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करेंगे, उससे पहले वो जो सांप के जहर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने टारगेट से बाइंड हो चुके हैं। अगर बाइंड हो चुके होंगे तो फिर उसके बाद हमारे एंटीबॉडीज़ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इज़ दैट क्लियर, समझ में आया? एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि टिटनस का मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा बच्चों। टिटनस के भी बेसिकली दो तरह के इंजेक्शंस लगते हैं। एक होता है टिटनस टॉक्सोइड। तो इसमें क्या करते हैं हम, टिटनस ये बेसिकली टीटी जो है, टिटनस टॉक्सोइड कहते हैं हम इसको। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर, टिटनस टॉक्सोइड। ओके, इसमें क्या करते हैं कि जो टिटनस का बैक्टीरिया है ना, उससे एक प्रोटीन बनती है, तो उस प्रोटीन को हम टिटनस टॉक्सोइड कहते हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इस टॉक्सोइड को, बड़ा मज़ेदार है, ध्यान से सुनना सीखना। ये हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया की प्रोटीन है। तो हमने क्या करना है कि हम ऐसा क्या, हमारी लेबोरेटरी में ये जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये प्रोटीन किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती हमें। फिर हम क्या करते हैं कि किसी भी, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेते ही हम क्या करते हैं, डॉक्टर सबसे पहला जो टीका लगाते हैं, जो सबसे पहला वैक्सीन लगाते हैं, वो इसी टॉक्सोइड का लगा लेते हैं। ओके, और हमारे बॉडी में क्या होगा कि इस टॉक्सोइड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगे। अभी एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग रहेंगे हमारे पास, और जब भी कभी रियल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा और वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में पहले से ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इस तरह से मिल जाती है। बचपन में कई सारे लोगों को टिटनस का ये जो टीका लगना चाहिए, ये जो वैक्सीन लगना चाहिए, ये नहीं भी लगता है। और इसमें दिक्कत भी रहती है कि जो बने बनाए एंटीबॉडीज़ होते हैं वो कई बार 6 महीने तक ही रहते हैं और फिर वापस आपको रेगुलरली इसके इंजेक्शन देने पड़ते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है टिटनस के केस में। पर मैं आपको बताऊँ कि मान लीजिए आपको चोट लग गई, तो जैसे ही आपको चोट लगी तो आप कहते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो टिटनस का इंजेक्शन लगता है ना 12 घंटे के अंदर, ये अलग चीज़ है। दिस इज़ नॉट टिटनस टॉक्सोइड। वहाँ वो क्या, वो आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करना चाह रहे। भाई आपको चोट लग चुकी है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो चुका है, और ऐसे में अब आप इम्यूनिटी डेवलप करने बैठोगे, वो नहीं काम चलेगा। तो ऐसे में हमारे पास प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ भी होते हैं बच्चों,
टीटेनस के अगेंस्ट में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। और ये जो 12 घंटे में चोट लगने पर इंजेक्शन लगता है ना, इसको हम दूसरा इंजेक्शन है, इसको ATS कहते हैं, एंटी टीटेनस सीरम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो एंटी टीटेनस सीरम, ये जो सेकंड टाइप वाला इंजेक्शन है ना, इसमें आपके प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होते हैं, इसमें आपके रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो दो तरह के टीटेनस के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एक होता है TT, टीटेनस टॉक्साइड। उसमें उस बैक्टीरिया का जो जहर है, उस बैक्टीरिया की जो प्रोटीन है, उसको डीनेचर करके, वीक करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रादर हम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ तो भी ज़रूर बना लेंगे। और फ्यूचर में कभी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, टीटेनस का बैक्टीरिया एंटर करेगा तो आपको पता ही नहीं रहता ना, कई बार ये टीटेनस का बैक्टीरिया सोइल में पाया जाता है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया, तो हर कहीं पर भी मिलता है, सोइल में भी मिलता है, रस्टेड आयरन जो जंग लगा हुआ लोहा होता है वहाँ पर भी मिलता ही है। तो ये कभी भी आपकी बॉडी में घुस सकता है। पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो बड़े रिस्क पर होते हैं। तो जैसे ही वो पैदा होते हैं इमीडिएटली उनको टीटेनस टॉक्साइड का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि वो उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ तैयार कर लें, मेमोरी तैयार कर लें, मेमोरी सेल्स तैयार कर लें, और इस तरह से उनके बॉडी के अंदर एक तरह से टीटेनस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन डेवलप हो जाता है। कईयों के ये इंजेक्शन नहीं भी लगते हैं। प्लस मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इंजेक्शन लग जाने के बाद भी फुल्ली एफिशिएंट नहीं रहता, उसका इफ़ेक्ट नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर ओपन कोई वुंड हुआ है, आपको सॉइल से चोट लगी या जंग लगे हुए लोहे से चोट लगी है, तो डॉक्टर प्रीफर करते हैं, भले ही उनके बचपन में इंजेक्शन लगे हुए हों, इम्यूनिटी डेवलप हुई हो या नहीं हो, डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि वो आपको एक और ATS का इंजेक्शन दे देते हैं, दैट इज़ एंटी टीटेनस सीरम। इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है, और ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ अंदर जाके, मान लो आपका टीटेनस का बैक्टीरिया जहर बना रहा है, तो उसके टॉक्साइड के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, और आपको टीटेनस से जो मसल्स में स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं, वो उससे आप बच जाते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, है ना, बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होती है। बच्चों आगे चलते हैं, क्योंकि अब जब आपने बी लिम्फोसाइट्स का सारा मैकेनिज्म समझ लिया है, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सिस्टमेटिकली आप इनको अपने नोट्स में बनाएंगे और इनको सब अच्छे से याद रखेंगे। डिटेल इनकी मैं अगले साल पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा, मेरे अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें बताऊंगा, इम्यूनिटी जब भी पढ़ूंगा उसमें बताऊंगा। अभी आपको इसको ब्रीफली समझना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? तो बड़ी ही सिंपल है इम्यूनिटी, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। तो जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं उनसे हमारे जो लड़ने की कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है बॉडी में। पहली जो इम्यूनिटी होती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न, मतलब जन्म से। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये हमारे पास जन्म से ही प्रेजेंट होती है। बड़ी सिंपल टाइप की इम्यूनिटी है ये, नॉन स्पेसिफिक। इसको पता भी नहीं चलता है कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग तरीके से लड़ना है, ये ऐसा कुछ इसमें है नहीं बच्चों। तो ये आपकी बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें हमारे लिम्फोसाइट का कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें हमारे मैं बताऊं आपको इन्नेट इम्यूनिटी किसकी बनी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े ही सिंपल कंपोनेंट है। जैसे आपकी स्किन, अब स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, पूरी बॉडी को इसने कवर कर रखा है, और जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है ये। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये सबसे पहले स्किन आता है। तो स्किन क्या कर रही है? स्किन के बाहर जो डेड लेयर्स है सेल की, सबसे बाहर वाली केराटिनाइज्ड लेयर जो है, ये आपकी जो डेड लेयर्स है ये बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को एंटर होने से रोक रही है। और स्किन तो आपकी जन्म से ही प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब ये जो है इन्नेट इम्यूनिटी इनबॉर्न होती, जन्म से ये प्रेजेंट होती है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े ही सिंपल कंपोनेंट है। लाइक स्किन हो गई, स्किन के अलावा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट म्यूकस मेम्ब्रेन। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया स्किन से अंदर नहीं घुस पा रहा है,
तो वो हमारे नेज़ल रूट से, नाक से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा या हमारे मुंह के थ्रू अंदर बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो ओपनिंग्स होती है, वेजाइना की ओपनिंग्स है या एनल रूट जो होता है, एनस के वहाँ से भी पॉसिबली कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर सकता है। तो कोई बात नहीं, वहाँ पर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये बैक्टीरिया या एंटीजन जो होगा ये उस म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा। पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं से ज़्यादा एंट्री होने के चांसेस कम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि आप लगातार सांस लेते रहते हैं, लगातार बाहर से हवा अंदर जाती है, तो उस हवा के साथ कई सारे बैक्टीरिया अंदर घुस सकते हैं। पर आपको याद होगा, मैंने आपको टिश्यूज़ में पढ़ाया है, एपिथेलियल टिश्यूज़ में, क्योंकि हमारे वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, याद करिए आप। तो जो लगातार म्यूकस बनाती रहती है और वहाँ पर सीलिया है, वो सीलिया उस म्यूकस को वापस बाहर फेंकते रहते हैं। तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन अगर अंदर घुसेगा तो वो उस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाएगा। ये भी हमारा इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ये हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि हमारे पास जो स्टमक के अंदर जो एसिडिक पीएच है वो भी आपका इम्यून सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मान लो कोई बैक्टीरिया ओरल रूट से खाने के साथ आपकी बॉडी में पहुंच गया तो स्टमक में जाके वो मर जाएगा, क्योंकि इतनी हाईली एसिडिक पीएच है वहाँ, 1.8 के आसपास वहाँ पर पीएच होती है। तो इतनी एसिडिक पीएच में कोई बैक्टीरिया यूजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता, एक्सेप्ट एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये भले एसिडिक पीएच में सर्वाइव करता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट डाइज इन योर स्टमक। फाइन, तो ये एसिडिक पीएच भी आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। देन आपको याद हो तो मैंने आपको एक लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में बताया। ये लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, कहीं ना कहीं मैंने पास्ट में आपको डेफिनेटली बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ। लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे टीयर्स, हमारी सलाइवा और हमारे स्वेट में होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर इन रूट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, आँखों की मेम्ब्रेन के वहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मुंह से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, स्किन से एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे स्वेट में भी इवन यहाँ पर ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम भी हमारे इस इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक बच्चों इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इवन मैं तो आपको ये बताऊँ कि जो फीवर है, फीवर भी बेसिकली हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, कि जैसे ही बैक्टीरिया कोई बॉडी बाय द वे समहाउ वो एंटर कर ही गया, इतने हमारे पास ये स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, इनके रोकने से नहीं रुका और बैक्टीरिया ब्लड में पहुंच गया, तो सबसे पहला रेस्पॉन्स तो ये आएगा कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, जहाँ पे हमने एक थर्मोस्टेट लगा रखा है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस थर्मोस्टेट का जो स्विच है वो थोड़ा घूम जाएगा और हम हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देंगे। बेसिकली फीवर इज़ नॉट ए डिजीज़, फीवर इज़ एन इम्यून रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी ये कोशिश कर रही है अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के कि हम उस बैक्टीरिया को जो बॉडी में अंदर आया है उसको हम मारना चाहते हैं। तो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो इस हाई टेम्परेचर पर मर जाएंगे। मैनी ऑफ द टाइम यू माइट हैव फेल्ट कि आप कभी सुबह उठे, आपको लग रहा है यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार सा हो रहा है, बॉडी गर्म हो रही है, हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं। मे भी पॉसिबल आप उस दिन कॉलेज नहीं जाओ, स्कूल नहीं जाओ और आज चलो मैं रेस्ट ही करूँगा, आप दवाई भी नहीं लेते हो क्योंकि आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। व्हाट हैपन्स, पूरा दिन भर थोड़ा बहुत ऐसे निकलता है एंड बाय द टाइम नेक्स्ट डे आप उठते हो तो आपको लगता है नहीं आज तो सब कुछ ठीक हो गया, नाउ आई एम ओके। तो ये एक दिन में ऐसा क्या हुआ है? बेसिकली होता है ये बच्चों की, वो जो फीवर आया था ना, जो बैक्टीरिया गया वो उस फीवर से सेंसिटिव था, हाई टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव था, और एक दिन आप बीमार रहे, उस हाई टेम्परेचर के कारण वो बैक्टीरिया मर गया और अगले दिन आप ठीक हो गए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। अभी जैसे बारिश की सीज़न चल रही है, मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग संडेज़ को पिकनिक मनाने चले जाते हैं, तो वो वहाँ पानी में खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, झरनों में, नदियों में, थोड़ा बहुत पानी मुंह में भी चला ही जाता है और उस पानी के साथ कुछ बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं। पिकनिक से जब आप वापस रिटर्न होते हो तो मेनी ऑफ द टाइम इट हैपन्स, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों में तो ज़्यादा होता है कि पिकनिक के नेक्स्ट डे उनको हल्का फुल्का बुखार 1-2 दिन रह सकता है। तो व्हाट हैज़ हैपन टू देम, बच्चों वो पानी जो उनके मुंह में गया उसके साथ बैक्टीरिया अंदर चले गए और इसलिए उनको अगले 1-2 दिन में बुखार आ रहा है। कब मान के चलिए बच्चों कि अगर आपको बुखार आ रहा है, इसका मतलब ये होगा आपकी बॉडी में कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट है और आपका बॉडी जो है हाई टेम्परेचर की
की हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, कई सारे नहीं भी मरते हैं। अगर नहीं मरेंगे तो आपका फीवर जो होगा वो परसिस्टेंट रहेगा, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी भी तो एडमेंट है, वो भी तो चाहती है कि मैं तो इसको मार के ही छोड़ूंगी उस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर, और बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर से उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में फिर दूसरा ये हो जाता है कि आपको नुकसान होने लग जाता है, आपके खुद के एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं उस हाई टेम्परेचर की वजह से। ऐसे केस में फिर वी हैव टू रश टू द डॉक्टर। डॉक्टर आपको पैरासीटामोल जैसी कोई टैबलेट देगा जो आपके उस थर्मोस्टेट के स्विच को वापस घुमाएगी, आपका फीवर कम हो जाएगा, और वो उस पैरासीटामोल के साथ साथ आपको कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी देगा, कुछ दूसरी मेडिसिन देगा जिससे हम उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकें। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ फीवर एग्जैक्टली। फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, फीवर इज़ एन इम्यून रेस्पॉन्स रादर। ओके, तो ये हमारे पास जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ हमारे पास इस तरह के इननेट इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो आपके इन डिजीजेज से लड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या आ चुके हैं अब तक? इसमें हमारी स्किन आ चुकी है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, एसिडिक पीएच, लाइसोजाइम एंजाइम, फीवर ये भी एक इम्यून रेस्पॉन्स है। और अल्टीमेटली आपके पास कोई बैक्टीरिया ब्लड में चला गया तो वी शुड नेवर फॉरगेट कि हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, और हमारे उस ब्लड के अंदर दूसरी जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है लाइक मोनोसाइट्स होती है, और इवन हमारे टिश्यूज़ के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे टिश्यूज़ के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये हमारी 3 मेन फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट है, ये उस बैक्टीरिया को अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। पर इनके साथ में मैं आपको एक बता देता हूँ बच्चों कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के साथ में एक कमी ये है कि कई सारे बैक्टीरिया को तो ये रिकॉग्नाइज़ करके उनको मार देते हैं, लेकिन कई सारे बैक्टीरिया को ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं और नहीं मार पाते हैं। तो ऐसे में अब हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम का दूसरा पार्ट प्रेजेंट है, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, जो सेकंड इम्यूनिटी है हमारी, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, इसे हम अडप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, एक्वायर्ड या अडप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमारी लिम्फोसाइट वाली है, पर्टिकुलरली जो मैंने आपको समझाया बी लिम्फोसाइट वाला जो एग्जांपल दिया कि कैसे बैक्टीरिया बॉडी में आया, बैक्टीरिया के आने के बाद हमने एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू किए। तो इसमें 9 से 13 दिन का समय लगा। क्या हमारे पास पहले से रेडीमेड एंटीबॉडीज़ थे? नहीं थे, पहले से नहीं थे। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यही तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इन्नेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स है वो आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है, हमेशा से, जन्म से ही प्रेजेंट है। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एसिडिक पीएच, लाइसोजाइम, ये सब हमारे पास पहले से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ये खास बात है कि इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन, मीन्स यू विल डेवलप एंटीबॉडीज आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन। तो इसलिए हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर यही है बच्चों कि इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन। ओके, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हमारी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बच्चों, इसके वापस 2 टाइप्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। एक होती है इसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरी होती है इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डिटेल में नहीं जाएंगे हम बिल्कुल, लेकिन ये टर्म्स जो हैं हमको याद रखनी है। आई रिपीट, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी है और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। अब तक मैंने जो आपको पूरा प्रोसेस समझाया था बी लिम्फोसाइट वाला, कि कैसे एंटीजन अंदर आता है, बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होता है, और फिर बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल बनाते हैं, और फिर उन प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। बच्चों, ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है और समझाया है, ये आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी वाला पार्ट है। दिस इज़ व्हाट आवर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बस नाम नहीं दिया था उसे, तो नाम अब हम दे रहे हैं। इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। द ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं हम इसको। और ये एंटीबॉडी कौन बनाता है? इट इज़ वेरी क्लियर कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो बी लिम्फोसाइट्स करती है, तो इसलिए हम इसे बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो मैंने अब तक आपको पूरा समझाया है वही मैं आपको उसको नाम दे रहा हूँ अब एक, कि जो एंटीजन अंदर आके बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होता है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाती है,
तो वो और फिर वो एंटीबॉडीज़ जाके बैक्टीरिया से बाइंड होते हैं, फिर न्यूट्रलाइजेशन करते हैं या ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, वट एवर दे डू। ये जो सारा प्रोसेस है इसको हमने एक नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया है? इसे हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा है, इसे हमने एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा है, हमने इसे बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा है। अब इसको ये 3 नाम क्यों दिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले नाम पर आ जाते हैं, सॉरी दूसरे नाम पर आते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों कहा इसे? इट इज़ वेरी क्लियर कि उस बैक्टीरिया को अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करने का काम, रिमूव करने का काम मेनली एंटीबॉडीज़ करने वाले हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सिंपली नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो फिर अगला क्वेश्चन, बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों कहा? क्योंकि उन एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बी सेल करते हैं, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो फिर हमने इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों कहा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसलिए कहा बच्चों, ये ध्यान से सुनना। द वर्ड ह्यूमर, ह्यूमर का क्या मतलब होता है? ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। ध्यान से समझेंगे, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का मतलब आपका ब्लड, आपका बॉडी फ्लूइड है, आपका टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भी आप ही का बॉडी फ्लूइड है, या तीसरा लिम्फ, तो लिम्फ भी हमारा बॉडी फ्लूइड ही है। समझ में आई बात? सो नाउ आई थिंक यू हैव गॉट द हिंट कि हमने इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों कहा। ध्यान से सुनना, जो एंटीबॉडीज़ बने हैं, ये जो हमारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो कहाँ जाते हैं? These antibodies remain in the blood, they are circulated into the lymph या टिश्यू फ्लूइड, और वहीं तो रहते हैं। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ आपकी की जो प्रेजेंस है, कि कहाँ है एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस, बनने के बाद कहाँ जा रहे हैं? बनने के बाद ये एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी फ्लूइड में सर्कुलेट हो रहे हैं, ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड में सर्कुलेट हो रहे हैं, लिम्फ में सर्कुलेट हो रहे हैं, और वहीं पर वो बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहे हैं। एंड देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन दैट दिस पर्टिकुलर इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, बिकॉज द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स। और बॉडी फ्लूइड के लिए हमारे पास एक टर्म है, एक वर्ड है ह्यूमर। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? एंड देन वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सेकंड टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडप्टिव इम्यूनिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बच्चों ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इनको पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज़ करें, 2 बार 3 बार, फास्ट स्पीड के साथ चलें, कोई बात नहीं। आप पढ़ते समय एक बार जब आप सीख लें, समझ लें, तो रिवाइज़ करें, और जो नोट्स मैंने आज जितने भी आपको दिए हैं उनको सभी अपनी नोटबुक में उतार लें। थैंक यू वेरी मच।